हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पे। तो आज का आप टाइटल देख रहे होंगे, थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, बट पूरी वीडियो देखने के बाद आपको टाइटल समझ में आएगा। हिपोक्रेसी एट इट्स हाइट। इसमें देखो, बेसिकली मैं बताने जा रहा हूं यूरोप, यूएस, यूक्रेन, रशिया, इन में क्या दिक्कत चल रही है। देखो, सबसे पहली बात तो है पूरा जो यूरोप कंबाइंड, अगर पूरे यूरोप की अगर आप बात करोगे तो पूरे यूरोप का 1/3 जो गैस है वो कहाँ से आता है, वो आता है रशिया से। पूरे यूरोप का 1/3 गैस ओवरऑल। बट यूरोप में अगर कुछ स्पेशलाइज्ड छोटी कंट्रियों को देखोगे आप, तो उनका 100% गैस, कुछ कंट्री तो ऐसी हैं 100% गैस आता है उनका, ठीक है। और कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनका 45% आता है, 50%, 60%, 35% के आसपास आता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 1/3 है। एक ब्रिटेन ही है जिसका 5-8% आता है, नहीं तो बाकी सब अच्छे खासे पे हैं, ठीक है। 1/4 से तो सभी ऊपर हैं। तो देखो हुआ क्या है, सैंक्शन लगे हैं, सबको पता है। यूएस और यूरोप ने मिलकर रशिया पे सैंक्शन लगाए हैं, और ये सैंक्शंस भी जो लगे हैं ना, स्टाइलिश सैंक्शन लगे हैं। देखो कैसे लगे हैं। यूरोप को चाहिए तेल और गैस, किससे चाहिए, रशिया से। तो जो स्विफ्ट का सिस्टम है, जिनमें उनका लेन देन होता है, जिन बैंकों का लेन देन होता है ऑयल के लिए, रशियन बैंक्स का, तो उन बैंकों को उन्होंने सैंक्शन नहीं किया है कि भाई हमारा जो तेल और गैस का आदान प्रदान है, पैसा देना पड़ेगा तभी तो तेल और गैस आएगा। तो जिन बैंक्स के थ्रू ऑयल और गैस का ट्रांजेक्शन होता है यूरोप और रशिया में, उन बैंकों पे कोई सैंक्शन नहीं लगा है, पहली चीज़। अब इंडिया और रशिया में सबसे बड़ी मार्केट है डिफेंस की, उस पर उन्होंने सैंक्शन लगा दिया डिफेंस बैंक पे। तो इंडिया और रशिया किस सिस्टम के अंडर अब काम करना शुरू करेंगे, जिस पे बातचीत चल रही है, रुपी और रूबल में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यूरोप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है आपका किस पे, रशिया पे, गैस के लिए। तो गैस जैसे कहते हैं ना, एक तो लाइफ लाइन है कि गैस के बिना उनका कुछ हो नहीं सकता है। हमारे यहाँ जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो ज़्यादातर ठंडियों में क्या होता है, अंगीठी जला ली, टायर जला लिया, उसके बाद आराम से हाथ ताप रहे हैं, आराम से चिल बैठे हैं। पर यूरोप आप देखिए एकदम ऊपर की तरफ है, आर्कटिक के जस्ट पास में है। अभी तो फिर भी उनका ठीक है, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में वैसे बहुत गर्मी है, पर वहाँ पे रिलेटिवली ठंडा है। बट जैसे ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आएगा, मतलब इतने कमरे और इतना इलाका ठंडा हो जाता है कि जो अपने घरों को जो गर्म रखते हैं ना, उसमें भी उनको गैस चाहिए होती है। उसके बाद इंडस्ट्री, वो भी गैस से चलती है। उसके बाद गाड़ियाँ, वो भी गैस पे चलती हैं। और जो फर्टिलाइज़र होते हैं, मिनरल फर्टिलाइज़र, वहाँ भी बनाने के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यूरोप के लिए कहते हैं ना लाइफ लाइन, वो गैस है। अगर रशिया ने गैस का पंप बंद कर दिया तो यूरोप की इंडस्ट्री से लेकर लोग सब खत्म, बर्बाद हो जाएंगे। तो अभी आपकी ग्लासगो में मीटिंग हुई थी, ठीक है, इन्वायरमेंट के ऊपर, ब्रिटेन में। तो इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया गया था, किस बात का, कि आप कोयला बंद करो, कोयला प्रदूषण करता है, सही बात है, ठीक है, बंद करो। हमारे यहाँ 123 जो हैं थर्मल पावर स्टेशन है जहाँ पे कोयला से बिजली बनती है, उनको बंद करवाने की बात करी। लेकिन जब इंडिया ने ये बोला कि आप सिर्फ कोयला क्यों बंद कर रहे हैं, पूरे का पूरा फॉसिल फ्यूल बंद करिए, ऑयल और गैस भी आप बंद करिए, तो यूरोप ने हाथ खड़े कर दिए कि हमें अभी टाइम लगेगा। तो वहाँ पर फिर बार्गेनिंग हुई थी, तो फिर हमको भी टाइम मिला कि भाई आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आया था, 1700 में आया था, 1750 के टाइम पे। आपने उस समय पे जो पॉल्यूशन करा है, उसी पॉल्यूशन के दम पे आप आज इतना जो है इंडस्ट्रियलाइज हुए हो। तो हम अब अभी डेवलपिंग स्टेज में है ना, तो हम डायरेक्ट गैस पे तो शिफ्ट हो नहीं सकते हैं। तो थोड़ा पॉल्यूशन तो हम भी कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि आपने आज से 250-300 साल पहले पॉल्यूशन कर दिया तो उस पॉल्यूशन अब न्यूट्रल हो गया है। ओजोन लेयर में अगर छेद हुआ है तो उस पॉल्यूशन का भी उतना ही योगदान है जितना प्रेजेंट पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। आज के टाइम में काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो हैं इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, पॉल्यूशन आज भी हो रहा है। लेकिन शुरुआत तो ब्रिटेन से हुई है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 वहीं पे आया था ना, 1750 के आसपास, मिड 18 सेंचुरी में सॉरी, तो वहीं से हुआ है। तो इस पे बार्गेनिंग हुई, तो तब जाके जो है हमें कोयला फेज आउट करने के लिए टाइम मिला। अब आते हैं प्रेजेंट मुद्दे पे। यूरोप को चाहिए तेल गैस, तो उन बैंक्स के ट्रांजेक्शन उन्होंने ऑफ नहीं करे, पहली चीज़। अब देखिए यूएस ने क्या बोला था कि हम रशिया से ऑयल लेना अप्रैल, इस महीने के लास्ट में 22-23 अप्रैल की तारीख दी है, मान लो अप्रैल लास्ट तक हम बंद कर देंगे। बट बंद करने से पहले पता है क्या हुआ है,
उन्होंने इंपोर्ट जो ऑयल करा है, रेगुलर ऑयल इंपोर्ट से 43% का ज़्यादा जंप हुआ है। 100 लीटर लेते थे तो 143 लीटर लिया है, जंप मारा है। अब यहाँ पे खेल क्या हो रहा है, यूएस ने सस्ते में तेल उठा लिया, ज़्यादा उठाया, ज़्यादा उठाने के बाद क्या कर रहा है, बल्क में इकट्ठा करके इन्हीं यूरोपियन देश को और बगल में बेच रहा है। ये है हिपोक्रेसी कि हमने बैन लगा दिया बट थोड़ा लेट जाके हम पूरी तरह से बंद करेंगे लेकिन बंद करने से पहले हम क्या करेंगे, ज़्यादा बल्क में ले लेंगे, और देश तो लेंगे नहीं, फिर हम बल्क में ख़रीद के उसी सस्ते, रशिया में सस्ते से लिया और उसके बाद उसी को जो है यूरोप में या आसपास जो है महंगे में बेचेंगे। तो ये यूएस का जो है, कहते हैं ना वो ममता बनर्जी की भाषा में खेला होवे, तो वही चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप देखो, अभी जो ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी थी ट्रूस, वो आई थी, तो जयशंकर ने सीधा उनके मुंह पे बोला, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने सीधा बोला कि एक कैंपेन चल रहा है यूरोप के अंदर इंडिया को डिफेम करने के लिए। अगर आप टोटल जो आपका रशिया से इंपोर्ट करते हैं ऑयल और गैस, उसमें अगर आप देखोगे कि टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो यूरोप की 10-12 कंट्री आएंगी। और ये भी उन्होंने ऐड करा कि 2-3 महीने का इंतजार करिए, उसके बाद आप देखिए तो 15% का उसमें जंप आएगा। जो पुराना वो लेते थे उसमें भी 15% का जंप आएगा। तो ये बात बोली है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया 1% के आसपास जो है अपना ऑयल इंपोर्ट करता है, गैस इंपोर्ट करता है। कहाँ से? रशिया से, जस्ट 1%। तो उनको एक स्केप गोट चाहिए। स्केप गोट समझते हैं कि बीच में जो है हमारे ऊपर से उधर ब्लेम शिफ्ट हो जाए। तो सिंपल सी बात है, रशिया और यूरोप और यूएस जो सारा कांड हुआ है कहाँ पे, यूक्रेन में, उसका ब्लेम जो है इंडिया पे शिफ्ट कर रहे हैं कि ये जो है फंडिंग कर रहे हैं वॉर इन रशिया। पर हकीकत में ये कि जो तेल हमने आज खरीदा, जो गैस हमने आज खरीदी, उसका पेमेंट यार 2-3 महीने बाद होगा, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन जो यूरोप ने गैस खरीदी है उसका पेमेंट अभी हो रहा है। तो इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली जो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है उसको फंडिंग यूरोप ही कर रहा है। यूक्रेन के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको फंडिंग यूरोप ही कर रहा है, इंडिया नहीं कर रहा है। क्योंकि इंडिया ने जो आज तेल और गैस खरीदा है उसकी पेमेंट अगले 90 दिन 60 दिन बाद होगी, तब तक तो चीज़ें बहुत सेटल हो जाएंगी। लेकिन जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसकी पेमेंट तो आप पहले करोगे ना। तो यूरोप से पुराने कॉन्ट्रैक्ट है, पैसा वो पहले गया तो फंडिंग तो वहाँ से पहले हुई ना, वॉर की। कॉमन सेंस है। बट रशिया में यूट्यूब बैन कर दिया, ठीक है आपने कर दिया, कोई बात नहीं। इंडिया में जो एक बियॉन चैनल था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। किसका? जो आज के टाइम में सोशल मीडिया है। एक वर्जन जा रहा है, दूसरा वर्जन नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इंडिया जो है क्या करना चाहता है, तेल और कैसे खरीदेगा, हम कैसे खरीदेंगे अपना डिफेंस आइटम, हम कैसे खरीदेंगे? स्विफ्ट सिस्टम से तो बाहर कर दिया। तो सिंपल सा तरीका है, रुपी और रूबल, जो ओरिजिनल करेंसी है किसकी, रशिया की रूबल, हमारी क्या है रुपी, उसमें आदान प्रदान होगा। अब देखो जो रूबल था, सैंक्शन लगने से पहले वो 70, 75, 78 के आसपास चल रहा था। इंडिया का भी 77 के आसपास चल रहा है अभी, डॉलर और रुपी और डॉलर और रूबल। तो जैसे ही सैंक्शन लगा, रशिया पूरे वर्ल्ड में मोस्ट सैंक्शंस कंट्री है इस समय एट प्रेजेंट, नॉर्थ कोरिया से भी ज़्यादा। तो उसका पैसा, उसका जो रूबल है वो गिरते गिरते 136, 37, 38, 140 तक पहुंचने वाला था। सबको लगा कि अब रशिया ख़त्म, बर्बाद। तो पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक चला, क्या कहा कि यूरोप अब जो भी हमसे तेल गैस खरीदेगा उसका ट्रांजैक्शन हमको रूबल में चाहिए। अब जाहिर सी बात है ना, 600 बिलियन डॉलर का जो कॉर्पस इकट्ठा करा था उसमें से 250-300 बिलियन डॉलर तो स्विफ्ट सिस्टम से बाहर हुए, तो वो पैसा वहीं ब्लॉक हो गया। तो आप पैसा तो यूज़ कर नहीं सकते हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, अपनी करेंसी। तो यूरोप को क्या बोला कि आप हमको रूबल में पेमेंट करेंगे, यानी कि अपना पैसा लिया, मार्केट में गए, मार्केट में उसमें डॉलर में हो, यूरो में हो, पाउंड में हो, कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको जाओ पैसा दो, रूबल मार्केट से लो और वो रूबल मुझे दो। तो रूबल की डिमांड बढ़ी, और जब रूबल की डिमांड बढ़ी तो करेंसी अपने आप मजबूत हो गई। तो वही यहाँ पे हुआ है। तो ये पूरी की पूरी हिपोक्रेसी मैंने आपको समझा दी है। तो ये किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो आप देखो लड़ाई कहाँ चल रही है, फ़ायदा कौन उठा रहा है। तो हकीकत में खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, ठीक है।
तो ये एक बेसिक फंडा है जियो पॉलिटिक्स में, ना कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट एनिमी है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट है। अगर देखा जाए तो जो ये यूक्रेन में लड़ाई हुई है इसमें सबसे बड़ा ब्लंडर जो बाइडन का है, ठीक है, जो उन्होंने नेटो को जो है बेकार में जो है वो बढ़ाते जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे ये चीज़ नहीं हो रही थी क्योंकि नेटो को थोड़ा सा डाउन साइड रख रहे थे, वो चाइना पे फोकस कर रहे थे। बट जो बाइडन है, तो इससे ये भी चीज़ आपको पता लगती है कि अगर किसी बंदे के पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल वो बंदा वाइस प्रेसिडेंट रहा है ओबामा के टाइम पे, 8 से लेके 16 तक, तो एक्सपीरियंस आपके पास बहुत अच्छा है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा कर सकते हो। ये चीज़ गलत साबित हुई है। एक्सपीरियंस होता है, अच्छी बात है, बट एडमिनिस्ट्रेशन आप उससे अच्छा कर पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं, ये चीज़ पता लगी है। तो ये हिपोक्रेसी आपको पूरी समझ में आ गई है। तो कोई भी आपका अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।